हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, जो हम सीरीज़ कर रहे थे, हमने उत्तराखंड के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की थी 50 या 100 क्वेश्चन की, वो हमारे सीरीज़ में आज हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला जो एक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन देखेंगे आज हम, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पहले हिंदू लॉ देख लिया हमने, मुस्लिम लॉ देख लिया और टीपीए भी देख लिया है और क्रिमिनल लॉ के तीनों कानून देख लिए। आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन देखो, पहला है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार प्रस्ताव की परिभाषा किस धारा में दी गई है। प्रस्ताव की परिभाषा किस धारा में दी गई है, बताओ। 2D में, 2B में, 2C में, 2A में, बताओ किस धारा में दी गई है। तो ये प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है आपकी 2A में। किस में दी गई है? 2A में। ठीक है, 2A में आपकी प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है। देखो, परिभाषा खंड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले प्रॉमिस प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद फिर क्या होगा, फिर प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस के बाद प्रॉमिस कौन करेगा, प्रॉमिसी और प्रॉमिसर करेगा। किस पे करेगा? कंसीडर पे, मतलब प्रतिफल पे करेगा। जब प्रतिफल पे हो जाएगा तो किसे बदल जाएगा वो? एग्रीमेंट में बदल जाएगा। एग्रीमेंट के बाद व्यतिकारी वचन आएगा। व्यतिकारी वचन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा या वाइड हो जाएगा, उसकी परिभाषा दी गई है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में क्या दिया गया? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो परिभाषा खंड इस तरीके से याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उसे क्या कहा जा सकता है? शून्यकरणीय संविदा, वैध संविदा, आवेश संविदा या शून्य संविदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकरणीय, शून्य करार। ठीक है, जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो क्या हो जाएगा? शून्य करार। अगला देखो क्या है। नेक्स्ट हमारा, एक नाबालिग द्वारा किया गया करार होता है। नाबालिग द्वारा किया गया करार कैसे होता है? प्रारंभ से ही शून्य होता है। कैसा होता है? प्रारंभ से ही शून्य होगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। धारा 14 के अनुसार श्वसन सहमति कब नहीं मानी जाती है? जब सहमति किसी भी कारण से दी गई हो, जब सहमति मौखिक रूप से दी गई हो, जब सहमति दबाव, अनुचित अभाव, कपट, दुष्प्रचार या भूल के कारण दी गई हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब सहमति दबाव, अनुचित प्रभाव, कपट, दुष्प्रचार या भूल के कारण दी गई हो। तो देखो, सेक्शन 10 से 20 तक ये याद कर लेना। कपट की परिभाषा, परपीड़न की परिभाषा और दुष्प्रचार की परिभाषा, असम्यक असर की परिभाषा सब यहीं पे दी गई है। इनको एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संविधा में प्रतिफल का क्या अर्थ होता है? किसी संविधा में प्रतिफल का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने या ना करने का, एक प्रतिज्ञा के बदले कुछ मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान, करार का उद्देश्य या पक्षकारों के बीच संविदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रतिज्ञा के बदले कुछ मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान। 5 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। 6 का देखो क्या है। एक प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, बशर्ते कि क्या है? प्रस्तावदाता ने लिखित रूप से प्रतिसंग्रहण किया हो, प्रतिसंग्रहण की सूचना स्वीकृति संसूचना पूर्ण हो जाने से पहले की गई हो, प्रतिसंग्रहण की सूचना प्रतिवचन ग्रहीता तक पहुंच जाए, स्वीकृति की संरचना पूर्ण हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिसंग्रहण की सूचना स्वीकृता की संरचना पूर्ण होने से पहले वचन ग्रहीता तक पहुंच जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, धारा 17 के तहत कपट में क्या शामिल है? धारा 17 के तहत जो कपट दिया गया उसमें क्या शामिल है पूछ रहा है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तथ्य की सक्रिय का छुपाया, मतलब तथ्य को छुपाया जा रहा है। ठीक है ना। अगला, एक करार जिसमें किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण व्यापार करने से रोकना है, क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण व्यापार करने से रोक रहे हैं तो करार क्या हो जाएगा? शून्य। क्या? 26 में व्यापार अवरोधक करार, 27, 26 में विवाह अवरोधक करार, 27 में व्यापार, 28 में विधिक सलाहकार और 30 में पदम करार और 29 में क्या दिया गया है? 29, सेक्शन 29 में दिया गया है आरंभ से ही शून्य जो करार होते हैं। ठीक है ना। अगला देखो क्या है। संविदा का पालन करने में विफल रहने पर उपलब्ध क्या उपाय है? क्षतिपूर्ति का दावा, विशिष्ट पालन, निषेधाज्ञा, क्वांटम मेरिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्षतिपूर्ति का दावा, विशिष्ट पालन, निषेध, क्वांटम मेरिट। ठीक है, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 10 अनुचित प्रभाव को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा को नियंत्रित करने की स्थिति में होता है और उसके बाद क्या कह रहा है? और क्या होगा? वह उस स्थिति का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। धारा 2D के अनुसार प्रतिफल को क्या? धारा 2D, ये जो परिभाषा खंड दिया गया है कहां दिया गया है? 2 सेक्शन 2 में परिभाषा खंड दिया गया है। ठीक है ना। तो 2 के
किसमें है, डी में है प्रतिफल। तो क्या है, प्रतिफल को प्रयास किया गया है वचन ग्रहता द्वारा वचनदाता की इच्छा पर कुछ करने या न करने के लिए कार्य है, जिसमें शामिल हो सकता है केवल भविष्य का कार्य, केवल अतीत का कार्य, अतीत वर्तमान एवं भविष्य का कार्य, केवल वर्तमान का कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतीत भविष्य और वर्तमान का कार्य। ठीक है ना। अगला देखो, एक संविदा में नियत काल संविदा क्या है। एक संविदा जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं, एक संविदा जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होता, एक संविदा जिसका पालन केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, एक संविदा जो एक घटना के होने या ना होने पर निर्भर करती है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 का आंसर हो जाएगा डी, एक संविदा जो एक घटना के होने या ना होने पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वचन को पूरा करने पर विफल रहने पर वचन ग्रहीता को क्षतिपूर्ति का अधिकार किस धारा के तहत मिलता है। वचन ग्रहीता को क्षतिपूर्ति का अधिकार किस धारा के तहत मिलता है, 75, 74, 73 या 76। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका 73, 73। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत किसी करार को शून्य कब माना जाता है। जब यह एक अवैध उद्देश्य के लिए किया गया हो, जब यह एक लिखित रूप में किया गया, जब एक पक्ष के विकल्प पर परिवर्तनीय हो, जब यह कानून के द्वारा परिवर्तनीय ना हो। तो क्या हो जाएगा, जब ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय ना हो। ठीक है। जब ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय होगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, शून्य करार। अगला देखो क्या है, किसी व्यक्ति की संविदा करने में अक्षम होना यदि वह नाबालिग, विकृत या किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया हो, दिवालिया हो, अशिक्षित हो या अस्वस्थ हो। तो क्या हो जाएगा, सक्षम पक्षकार के बारे में कहाँ दिया गया है, किस सेक्शन में है ये बताना मुझे। सक्षम पक्षकार किस सेक्शन में दिया गया है ये बताना। ठीक है ना। स्वचरित्रता कहाँ दी गई है, 12 में। सम्मति कहाँ दी गई है, 13 में। स्वतंत्र सम्मति कहाँ दी गई है, 14 में। परपीड़न कहाँ दिया गया, 15 में। कपट कहाँ दिया गया, 16 में। दुर्व्यसन असमय कसर कहाँ दिया गया, 17 में। ऐसे दिया गया ना। तो इन सेक्शनों को ध्यान से देखना। ठीक है, ऊपर नीचे होंगे थोड़े से। अब देखो, एक आकस्मिक संविदा क्या है, एक संविदा जिसका पालन एक निश्चित समय पर किया जाना चाहिए, ऐसी संविदा जिसका पालन आवश्यक है भले ही कोई घटना घटित ना हुई हो, ऐसी संविदा जिसे प्रतिफल नहीं होता, ऐसी संविदा जिसका पालन किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है। 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ऐसी संविदा जिसका पालन किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर क्या है, निर्भर करता हो। ठीक है ना। अगला देखो क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा हानि सुरक्षा क्या है, हानि सुरक्षा संधिया। तो इसका क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा मानने से, क्षतिपूर्ति की संविदा। ठीक है ना, क्षतिपूर्ति की संविदा। तो ये क्या हो जाएगा 124 में, क्षतिपूर्ति की संविदा कहाँ हो जाएगा 124 में। और 126 में क्या दी गई, परिभाषा दी गई मूल निधि की, प्रतिभू की, प्रतिभूदाता की, इन सबकी परिभाषा कहाँ दी गई है 126 में। ठीक है। अगला देखो, गारंटी संविदा। गारंटी संविदा में कितने पक्षकार होने चाहिए। देखो, जब भी कोई संविदा होती है तो 2 पक्षकारों में होती है, 2 पक्षकारों में संविदा होगी, ये तो सबको पता है। ठीक है। और गारंटी संविदा के लिए 1 + 1 पक्षकार होना चाहिए जो गारंटी देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। गारंटी संविदा के लिए कितने पक्षकार होने चाहिए, कम से कम 3 पक्षकार। ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविदा अधिनियम के निक्षेप क्या है, बेलमेंट क्या है। बेलमेंट क्या है, माल का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचना, माल की डिलीवरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की किसी विशेष उद्देश्य के लिए, माल का स्वामित्व को देना या सेवाओं का प्रदान करना। बताओ 19 का आंसर क्या हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा माल की डिलीवरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए देना। क्या हो जाएगा, माल का एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए देना। और हाँ, ये ध्यान रखना, क्या क्या किसके बारे में बात कर रहा है ये कह रहा है आपका किसका, गिरवी के बारे में। क्या कह रहा है, निक्षेप। ठीक है, ये कहाँ दी गई परिभाषा, इसके संबंध में भी ध्यान रखना। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गिरवी क्या है, माल का उपहार के रूप में देना, उद्देश्य के लिए माल का निक्षेप करना, माल का स्थायी रूप से उपयोग करने का अधिकार, माल का स्वामित्व का ट्रांसफर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा माल को उद्देश्य के लिए देना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ बन गया, 182 में क्या दिया गया है, एजेंट की परिभाषा और मूल। ठीक है, प्रोमिसर प्रिंसिपल की क्या है, एजेंट की परिभाषा और प्रिंसिपल की परिभाषा कहाँ दी गई है 182 में। तो परिभाषित करती है, एजेंट कौन होता है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने या तीसरे पक्ष के साथ साथ संविदा करने के लिए नियोजित किया जाता है, वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए नियंत्रित होता है, वह व्यक्ति जो संविदा को समाप्त करता है, या वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने या तीसरे पक्षकार के साथ संविदा करने के लिए नियोजित करता है। एजेंट मतलब जो तीसरा व्यक्ति होता है और उसे नियोजित
नियोजित करता है, ठीक है, वो व्यक्ति उसे नियोजित करता है कि अपना कार्य करने के लिए आप मेरे ये एजेंट हो। एलआईसी एजेंट हो गया या फाइनेंशियल एजेंट हो गया, जो एजेंट ये होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संविदा का पालन करने में विफलता के विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश कब दिया जा सकता है? जब संविदा में स्पष्ट रूप से विशिष्ट पालन का उल्लेख हो, जब संविदा का उल्लंघन होता हो, क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय नहीं होती है, जब संविदा को पूर्ण करना संभव ना हो, जब संविदा में कोई शर्त ना हो। तो 22 का आंसर हो क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जब संविदा का उल्लंघन ना होता हो और क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय नहीं हो, ठीक है ना। विशिष्ट पालन के बारे में बात कर रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23, एक शून्यकरणीय संविदा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक संविदा जो एक या एक से अधिक पक्षकारों पर विकल्प पर शून्य होती है। क्या पूछ रहा है? शून्यकरणीय संविदा के बारे में, ये ध्यान रखना, शून्य संविदा नहीं, शून्यकरणीय संविदा के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? जब संविदा जो एक या एक से अधिक पक्षकारों पर परिवर्तनीय हो, ऐसा करार जो शुरू से ही अपरिवर्तनीय हो, ऐसी संविदा जिसका उल्लंघन हुआ हो, ऐसी संविदा जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं हो। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एक संविदा जो एक या एक से अधिक पक्षकारों पर, जहां दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं और उन पक्षकारों पे दो पक्षकार कहते हैं कि संविदा को शून्यकरणीय कर देना चाहिए, वो उसके पक्ष में रहते हैं, और एक पक्षकार नहीं रहता तो संविदा क्या हो जाती है? शून्यकरणीय। तो उसी बारे में बात कर रहा है कि संविदा क्या होगी? शून्य होगी, शून्यकरणीय होगी, जहां दो या दो से अधिक पक्षकार हैं। तो क्या होगी? विकल्प पर परिवर्तनीय होगी। वो चाहे तो शून्य कर सकते हैं, वो चाहे तो शून्यकरणीय कर सकते हैं। 24, यदि प्रस्ताव अपनी मृत्यु से पहले, यदि प्रस्तावदाता अपनी मृत्यु से पहले प्रस्ताव को प्रतिसंग्रहण करता है, वह क्या करता है? अपनी मृत्यु से पहले प्रस्ताव को वापस ले लेता है, तो क्या होता है? प्रस्तावकर्ता को कानूनी प्रतिनिधि संविदा को जारी रखते हैं, प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी रहता है, प्रस्ताव तभी समाप्त हो जाता है जब क्या है? जब तक की प्रस्तावदाता की मृत्यु की जानकारी हो, प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु से पहले ही प्रस्ताव को वापस ले लिया है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है? यदि किसी संविदा का उद्देश्य प्रतिफल आवेद हो तो वह संविदा क्या होती है? यदि किसी संविदा का उद्देश्य और या प्रतिफल दोनों ही आवेद है तो संविदा कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? गलती, मिस्टेक से किया गया करार क्या है? गलती और मिस्टेक से किया गया करार कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो कैसा करार होगा? वो करार हो जाएगा आपका शून्य। कैसा करार होगा? गलती या मिस्टेक होगी तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धारा 68 के तहत अर्ध संविदा क्या है? कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 67, 68, 69, ठीक है ना। और आपका आगे आ गया 73, 74 और 75। ये धाराएं जो हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन धारा को करके जरूर जाना अगर उत्तराखंड देने जा रहे हो तो। कह रहा धारा 68 के अंदर अर्ध संविदा किस प्रकार की संविदा? कानूनी दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, कानून द्वारा लागू किया गया दायित्व, वास्तविक संविदा पर आधारित दायित्व है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? कानून द्वारा लागू किया गया एक दायित्व है। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? कानून द्वारा लागू किया गया एक दायित्व है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। अब आपको अगले ही मतलब आपको मान लो आपकी जो बुकलेट है वहां पे क्वेश्चन नंबर 53 ये है, ठीक है। 53 क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो क्या करेगा वो 105 में या 104 में एक क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय संविदा अधिनियम में अर्ध संविदा के बारे में कहां बताया गया, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहां बताया गया। तो इसी पेपर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर उसी पेपर में दिया होता है। तो क्या दिया गया है? 68 में। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, पेपर को ध्यान से लगाओगे तो देखोगे बहुत सारे आंसर जो होंगे, 2-3 आंसर तो ऐसे मिलेंगे जो उसी पेपर में दिए गए होंगे। पहले क्वेश्चन होगा, बाद में उसको पूछ लिया गया होगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन बना के आंसर पूछ लिया होगा, आंसर बना के क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। तो पेपर आराम से करोगे तो ऐसे मिल सकता है। अगला देखो क्या है? अगला है हमारा एक करार जिसमें किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकना क्या होता है? विवाह करने से रोकना क्या होता है? अगर करार में विवाह के अवरोधक करार क्या होंगे? 26 में दिया गया है, क्या होंगे? शून्य। क्या होंगे? शून्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और व्यापार के अवरोधक करार कहाँ दिए गए हैं? 27 में। ये ध्यान रखना, व्यापार के अवरोधक करार 27 में और 28 में दिए गए हैं विधिक के संबंधित, विधिक सलाहकार के संबंधित, ठीक है। विधिक सलाहकार के संबंधित शून्य किसके? विवाह के बारे में कहा दिया गया है? 26 में, व्यापार के 27 और 28 में ये। और एक बात ध्यान रखना, 30 में दिया गया है पदम। क्या दिया गया है? पदम करार। पदम करार मतलब शर्त के करार, ठीक है ना, जिसमें जुआ भी आता है, वो सब दिया गया। तो इनको धाराओं को याद करके जाना, जो धाराएं बता रहा हूँ। 29 देखो, प्रस्ताव की स्वीकृति को संचार की किस धारा में प्रायोजित किया गया? प्रस्ताव की जो स्वीकृति है उसको
किस धारा में परिभाषित किया गया, तो किसमें किया है, धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 को देखोगे तो वहां बताया गया है क्या, धारा 3 में आपको बताया गया है प्रस्तावना की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण, इसके बारे में बताया गया। संरचना के बारे में कहा, संचार के बारे में कहा बताया गया, धारा 3 में। ठीक है, अब आ जाओ 30 पे। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक संविधान बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। धारा 10 में क्या दिया गया, कौन करार संविधाएं हैं। धारा 10 बताता है कौन से करार संविधाएं हैं, जबकि धारा 11 बताता है कौन उन्हें करने के लिए सक्षम है, और धारा 13 बताता है क्या, धारा 12 बताता है संविदा करने के लिए प्रयोजन। देखो लाइन से याद करोगे ना, स्टोरी बाय स्टोरी, तो आराम से याद होगा। पहले देखो, धारा 10 बता रहा है कौन सी करार संविधाएं हैं, संविधा बता दिया कि ये करार संविधा है। उसके बाद कह रहा है कि उन्हें करने के लिए कौन सक्षम है। मान लो धारा 10 में बता दिया ये करार संविधा है, फिर बता रहा उन्हें करने के लिए कौन सक्षम है, फिर बता रहा जो सक्षम व्यक्ति है वो स्वचलित होना चाहिए, और जो स्वचलित व्यक्ति है वो स्वतंत्र सहमति देने के लिए योग्य होना चाहिए, और जो स्वतंत्र सहमति है वो क्या क्या होनी चाहिए, वो प्रपीड़न द्वारा नहीं होनी चाहिए, असम्यक असर द्वारा नहीं होनी चाहिए, कपट द्वारा नहीं होनी चाहिए, दुष्प्रेषण द्वारा नहीं होनी चाहिए, और किसी के भूल के कारण नहीं होनी चाहिए। कितना सही सटीक लॉजिक बना है देखो इसका। अगर हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, कौन से करार संविधाएं हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सेक्शन 11 में दिया गया है कौन करार कर सकता है, कौन से करार संविधाएं हैं। ठीक है, फिर दे दिया कौन व्यक्ति सक्षम है इन्हें करने के लिए, फिर दिया गया कौन सा व्यक्ति सक्षम होगा, स्वचरित, जो स्वचरित होगा, जो सहमति देने में होगा। ठीक है, फिर बता रहा है वो स्वचरित व्यक्ति है, ठीक है वो होगा। फिर क्या रहा है, उसकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, उसकी सम्मति होनी चाहिए। ठीक है, सम्मति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र किस प्रकार की होनी चाहिए, कपट, 15 से स्टार्ट कर लो। फिर क्या कह रहा है, कपट द्वारा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, 14 में क्या कह रहा है, 14 में क्या कह रहा है, 15 में प्रपीड़न द्वारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, असम्यक असर द्वारा नहीं होनी चाहिए, 17 में कपट द्वारा नहीं होनी चाहिए, 18 में क्या कह रहा है, दुष्प्रेषण द्वारा नहीं होनी चाहिए, और 19 में क्या कह रहा है, 19 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 19 में स्वतंत्र सहमति में किए गए करार शून्य कर लिए। ये स्टोरी आप अगर याद कर लोगे तो यहां तक क्वेश्चन 10 से लेके 20 तक के सारे सेक्शन ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र सहमति लिखित रूप से होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, कानूनी उद्देश्य होना चाहिए। धारा 10 के अनुसार क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति क्या होनी चाहिए। सेक्शन 30 का क्या हो गया, लिखित रूप में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, कानूनी रूप में उद्देश्य होना चाहिए। क्या नहीं होना आवश्यक है, सो लिखित रूप में आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक करार जो शर्त के साथ किया जाता है, यदि शर्त पूरी नहीं होती है तो करार समाप्त हो जाता है, किस प्रकार का है, तो करार रद्द करने योग्य है। जब शर्त लगा दी गई है तो करार कैसा है, रद्द करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर क्या हो गया इसका, ए। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, एक वचन क्या है, एक प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया है, एक प्रस्ताव जो अस्वीकृत हो गया, एक करार जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, एक करार जो प्रतिफल के बिना किया गया। वचन प्रॉमिस क्या है, बताओ प्रॉमिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस है एक प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया हो। जब प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसमें किस में स्वीकार करते हैं, प्रॉमिस में। प्रॉमिस के बाद क्या करते हैं, प्रॉमिस और प्रोमिसर आते हैं। प्रॉमिस और प्रोमिसर क्या देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल के बाद क्या देखते हैं उसमें, वो बन जाता है करार। करार कैसे बन जाता है, शून्य कर लिया, या उसके बाद करार किस में बन जाता है, संविदा में। तो ये बताया गया है एक प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया है वो क्या होता है, वचन। अगर उसे स्वीकार कर लिया गया है तो वो वचन हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉमिस हो जाएगा। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा, एक संविदा का निर्वहन कैसे किया जा सकता है। एक संविदा का निर्वहन कैसे किया जा सकता है, मतलब उसे डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में पढ़ोगे तो डिस्चार्ज, हिंदी में पढ़ोगे तो ध्यान नहीं आएगा। तो क्या डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, केवल पक्षकारों के बीच विवाद से। ठीक है, केवल पक्षकारों के बीच विवाद से, केवल एक पक्षकार की मृत्यु से, केवल संविदा के प्रदर्शन से, प्रदर्शन, आपसी सहमति, असंभवता या कानून के संचालन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, प्रदर्शन से, आपसी सहमति से, असंभवता से और कानून के संचालन से। ठीक है, अगला देखो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 शून्य करनीय के बारे में बात करती है, यदि संविदा किस कारण शून्य हुई हो। ठीक है, ये बता रहा है अगर संविदा किस कारण शून्य हुई हो, कानूनी उद्देश्य की कमी से, प्रतिफल की कमी से, भूल की कमी से, उत्पीड़न या कपट की कमी से। तो धारा 19 में क्या बताया गया है, धारा 19 में बताया गया है इन सबको जो 14, 15, 16, 17 में दिए गए उनके कारण अगर हुई हो तो शून्य करनी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा डी, उत्पीड़न और कपट के कारण। ठीक है, अगला देखो क्या है, 35 क्या है, एक संविदा जिसका पालन करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता, उसका पालन कब किया जा सकता है। अगर संविदा का देखो सेक्शन 46 में देखोगे आप, सेक्शन 46 से स्टार्ट है ये, क्या है,
संविदा के समय और स्थान के बारे में, कब संविदा किस स्थान पर होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर समय निश्चित नहीं हो तो क्या होगा, अगर स्थान निश्चित नहीं है तो क्या होगा। तो क्या कह रहा है, एक संविदा जिसका पालन करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। यहाँ किसी बात कर रहा है निश्चित समय, और कहीं कहीं बात करेगा निश्चित स्थान। तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा आपका उचित समय के भीतर, क्या उचित समय के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, एक संविदा के अंतर्गत कपटपूर्ण मौन कब होता है। कपटपूर्ण मौन के बारे में बात कर रहा है, तो ये कब होगा, जब मौन हमेशा कपटपूर्ण होगा, जब मौन स्वयं बोलने के बराबर होता है, जब कोई व्यक्ति केवल सुनता है, जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो कपटपूर्ण मौन, अगर मान लो आप किसी के साथ कपट कर रहे हो और उस समय क्या कहना है, जब मौन स्वयं बोलने के बराबर होता है, मतलब आप मौन हो लेकिन आप बोलने के बराबर समझे जाओगे, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। और कपट के बारे में कहां बताया गया है, ये ध्यान रखना, कपट के बारे में बताया गया है सेक्शन 17 में। ठीक है, सेक्शन 17 में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 37। एक विदेशी शत्रु द्वारा किया गया करार क्या होता है, हमेशा क्या होगा, ये शून्य होगा। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 38। धारा 148 निक्षेप की परिभाषित करता है। निक्षेप बेलरी कौन होता है, वह व्यक्ति जिसे माल सौंप दिया जाता है, वह व्यक्ति जो माल बेचता है, वह व्यक्ति जो माल वितरित करता है, वह व्यक्ति जो माल का मालिक होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जो माल को वितरित करता है, मतलब माल को बांटता है। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, बेलर। क्या कहेंगे, बेलर। अगला देखो, एक संविदा में अनुबंध, ठीक है, क्या होता है, एक संविदा का उल्लंघन, पुराने संविदा के स्थान पर एक नया संविदा, एक संविदा का पूरा करना, एक संविदा में संशोधन। तो क्या होगा, एक पुरानी संविदा की जगह एक नया संविदा का होना। ठीक है, अगला देखो, एक संविदा को प्रदर्शन द्वारा कैसे निर्वाह किया जा सकता है। सब संविदा को प्रदर्शन द्वारा कैसे निर्वाह किया जा सकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो कैसे, जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है, जब एक पक्षकार संविदा का उल्लंघन करता है, जब पक्षकार संविदा को रद्द करने पर असहमत होता है, जब पक्षकार संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जब पक्षकार संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करता है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, इन सबको आंसर को ध्यान से सुनना और क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या रहा। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। धारा 149 के अनुसार निक्षेपी से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे निक्षेप ग्रहीता को सौंपे गए माल में सभी ज्ञात दोषों के बराबर पता हो। यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो क्या होता, अगर वह ऐसा करने में बताने में विफल रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, निक्षेपी केवल दोषों की लागत के लिए उत्तरदायी होगा। निक्षेप ग्रहीता संविदा को समाप्त कर सकता है। निक्षेपी को दोषों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। निक्षेपी सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर होगा वो सभी के लिए, जो भी उससे नुकसान होगा, जो भी उन्हें नहीं बताया, जो उसे बताना जरूरी है, अगर नहीं बताता है तो नुकसानों के लिए दायित्व, उत्तरदायित्व उसका होगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है हमारा एक करार जिसमें किसी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से रोकना है, क्या होता है। अगर कानूनी कार्रवाई से किसी व्यक्ति को रोक रहे हो, किसे बताया गया धारा 28 में, तो क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है कौन सी धारा जुए के बराबर, तो कौन सी धारा बताती है, 30। ठीक है, कौन सी धारा, 30 बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कदम के तौर पे करार धारा 30 में बताया गया। 500 वाला ध्यान रख लेना, यदि एक प्रस्ताव एक निश्चित अवधि के लिए खुला रह जाता है और वह अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या होता है। मान लो कोई प्रस्ताव निकाला गया है एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे होली दिवाली त्योहारों पर, या क्या नाम है 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई विशेष त्यौहार आता है, तो वहां पे कुछ जो ऑनलाइन बिजनेस हैं वो कुछ स्कीम निकालती हैं कि आपको इस ऑफर में 70% ऑफ है, 80% ऑफ है। तो वो प्रस्ताव क्या कह रहा है, यदि एक प्रस्ताव एक निश्चित अवधि, वो एक निश्चित अवधि के लिए खुला रहता है और वो निश्चित अवधि बीत जाती है, तो उसके बाद वो प्रस्ताव कैसा हो जाएगा, वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो प्रस्ताव खुला नहीं माना जाएगा या उसमें चेंज नहीं किए जाएंगे, वो प्रस्ताव ही स्वीकार हो जाएगा अगर निश्चित अवधि बीत गई है। अगला देखो, एक दुर्व्यसन क्या है, अब बताओ, ये कहां दिया गया, ये दिया गया आपको सेक्शन 18 में। मिसचिफ कहां दिया गया, सेक्शन 18 में। इसे भी ध्यान रखना, सेक्शन 17 में क्या है, कपट। ठीक है, फिर क्या, एक निर्दोष बयान से जो सच्चा नहीं है, एक धमकी भरा, एक लिखित, एक जानबूझकर किया गया गलत बयान। तो क्या होगा इसका आंसर, 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए, एक निर्दोष बयान जो सच नहीं है। ठीक है ना, अगला देखो, एक संविदा में अनुबंध क्या है, संविदा में जो अनुबंध है वो है क्या, उसके बारे में बात कर रहा है। संविदा का पालन करना, संविदा में नए पक्षकारों को जोड़ना, संविदा में संशोधन करना, संविदा को समाप्त करना। क्या है अनुबंध, ये है आपका 46 का क्या आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर डी हो जाएगा, संविदा को समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है,
एक संविदा के लिए प्रतिफल की पर्याप्तता के संबंध में क्या सत्य है? प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, प्रतिफल को हमेशा समान होना चाहिए, या प्रतिफल केवल धन में होना चाहिए, प्रतिफल कुछ मूल्य में होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिफल कुछ मूल्य में होना चाहिए। केवल धन में नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नहीं होना चाहिए, प्रतिफल केवल कुछ मूल्य में होना चाहिए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 48 आ जाओ, सेक्शन 48। और प्रतिफल के बारे में दिया कहां गया है? 2D में। कहां दिया गया है? 2D में। ध्यान रखना, परिभाषा खंड से एक क्वेश्चन बनेगा और परिभाषा खंड मैंने बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है ना। प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रोमिसी, प्रॉमिस, प्रोमिसर, उसके बाद क्या आ जाएगा? वो कंसीडर, कंसीडर के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद क्या होता है बताओ? एग्रीमेंट के बाद क्या होगा? वो एग्रीमेंट व्यतिकारी वचन में बदलेगा, ठीक है। वो एग्रीमेंट कैसे बदलेगा? व्यतिकारी वचन में। उसके बाद क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट, मतलब शून्य एग्रीमेंट। फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा? वाइडेबल, शून्य करने कॉन्ट्रैक्ट है, या वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, यदि किसी आकस्मिक संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो क्या होता है? यह संविदा कानूनी रूप से बाध्यकारी रहती है, यह संविदा शून्य हो जाती है, यह संविदा शून्य करनी हो जाती है, यह संविदा वैध रहती है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा यह संविदा शून्य हो जाती है, आकस्मिक संविदा हो, ठीक है। 49 देखो, 49 क्या बताता है? 49 कह रहा है धारा 20 भूल के बारे में बात करती है। यदि दोनों पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य पर भूल करते हैं, दोनों पक्षकार हैं, ठीक है, दो पक्षकार हैं, धारा 20 के अंतर्गत दो पक्षकार हैं और दोनों ही आवश्यक तथ्य पर भूल करते हैं, तो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दोनों ही आवश्यक तथ्य पर भूल कर रहे हैं, जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है उसी पे भूल कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? शून्य, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 है हमारा, धारा 2H के अनुसार संविदा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कहां दी गई है? 2H में, ठीक है। 2G में किसकी दी गई है? 2G में आपको बताया था अभी, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करनी था कि, और 2I में किसकी दी गई है? शून्य कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। ये ध्यान रखना, परिभाषा खंड याद करके जाना जरूर। केवल एक मौखिक करार है, कानून द्वारा परिवर्तनीय करार है, कानून द्वारा अपरिवर्तनीय करार है, केवल एक लिखित करार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का क्या आंसर हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा बी, कानून द्वारा परिवर्तनीय करार है। देखो कितने, इतने क्वेश्चन देख लिए हमने, ठीक है, 50 तक क्वेश्चन देख लिए। और अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन कहां से कहां तक है? देखो, अगर आप इन सेक्शनों को करके जाओगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं डायरेक्ट से बताता हूं, निशान लगाते रहना और यहां से करके ही जाना, यहां से करके ही जाना। देखो सबसे पहले क्या देखोगे? सेक्शन कहां से? सेक्शन 3, 4, 5 क्या है? सेक्शन 3 से लेके और 20 तक, यहां तक तो करके ही जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक की धाराएं देखोगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं, इनको करके ही जाना। उसके बाद क्या है? देखो 20 के बाद सबसे पहले आ जाओगे, 20 के बाद फिर आ जाना आप, क्या नाम है, 30। 20 के बाद आना आपका 26, 27, 28, 29, 30। ये मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हो गई। विवाह के अवरोधक करार, व्यापार के, विधिक सलाहकारों के शून्य, अनिश्चित के कारण शून्य, और पदम के तौर पर करार, ठीक है। इन धाराओं को करने के बाद धारा आ जाना 31। 31 में आओगे, 31 में देखोगे समस्या के बारे में दिया गया है। फिर क्या देखोगे? फिर आप देखोगे संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। उसके बाद आप आना 46 में देख लेना एक बार, 46 देख लेना समय के संबंध में, ठीक है। इनमें समय के संबंध में देख लेना। समय के संबंध के बाद देखना आप 60, 70, 71, 72, 70, 71, 72 के बाद फिर देखना 73, 74, 75। इन सेक्शनों को एक बार जरूर करके जाना, उत्तराखंड देने से पहले इन सेक्शनों के बार एक बार निगाह जरूर मार लेना, जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखना 124, ठीक है, 124 के बाद 126, 27, 28, 126, 127, 128 और 129 चलत प्रतिभूति, 129 चलत प्रतिभूति, और 130 देख लेना। इसमें क्या दिया? चलत प्रतिभूति का प्रतिसंग्रहण, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देखोगे? फिर देखोगे 148, 148 के बाद देखना, 148 के बाद देखोगे फिर आ जाओ 169, 70, 71, 169, 170, 171, ठीक है। उसके बाद फिर देखना गिरवी 172, 172 के बाद 173, ठीक है, 173 परिभाषा दी गई है।
इसके अधिकार दिए गए हैं। अधिकार के बाद आप देखना वाणिज्य विक्रेता के द्वारा गिरवी, ये देखना 177, 178, ठीक है। उसके बाद जो देखोगे 182, 182, 182 के बाद देखोगे 191, 191 के बाद फिर क्या देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे सीधा 201, 201 के बाद 201 के बाद देखने बाद की 3-4 धाराएं देख लेना, 226, 227, 228, ठीक है। पढ़ना तो सभी है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो धाराएं हैं ये सेक्शन एक बार देख के जरूर जाना। इन सेक्शनों को देख के जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ठीक है, उत्तराखंड देने जा रहे हो तो सेक्शनों पर कमांड कर लेना, अभी भी नहीं करा है तो एक बार बैरेक्ट जरूर पढ़ लेना। और मोस्ट प्रॉब्ली जो सेक्शन है उन सेक्शनों को देख लेना। मैंने जितने भी अभी तक एक्ट कराए हैं सब एक्ट में बताया है कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सेक्शनों को देख के जरूर जाना। जो आज जितना कराया है ना 50 क्वेश्चन, यहाँ से भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज जो कॉन्टेक्ट था वो भी खत्म हो गया। अब पेपर आपको संडे को है, तैयार रहो, तैयारी कर लो, संडे को एग्जाम देने जाओ और शांत मन से एग्जाम देना, ठीक है ना। एग्जाम में कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, ना हड़बड़ी ना गड़बड़ी, दोनों हड़बड़ी गड़बड़ी दोनों बेकार है। रिलैक्स होकर शांत मन से दोगे तो पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी की है। जो तैयारी करता है उसका पेपर कभी बेकार नहीं जाता, ये ध्यान रखना। तैयारी हमेशा कामयाब होती है और अच्छा परिणाम देती है। अगर मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। कल हम नया एक्ट करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में।